तो हेलो एवरीवन, बेटा नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने थर्मोडायनामिक्स की क्लास स्टार्ट करी थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट लॉ का डिस्कशन किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहता था ये लॉ कि जब भी किसी सिस्टम को हम हीट सप्लाई करेंगे तो दो पार्ट में यूज होती है। फर्स्ट वन उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी और जो बचा हुआ पार्ट है वो उस पे एक्स्ट्रा वर्क डन की फॉर्म में होगा। तो यही दो चीजें पड़ी थी, यस और नो? ठीक है, तो अब इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। पिछली क्लास में इसकी एक दो एप्लीकेशन भी देखी थी हमने, जिसका नाम क्या था? आइसोथर्मल प्रोसेस में इसकी फॉर्म कैसी होती है, आइसो। उसके बाद क्या बताया था? आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक में कैसा फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था? आइसो कोरिक या आइसो वॉल्यूमिक। आज जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगी। उस एप्लीकेशन का नाम रहेगा, फोर्थ प्रोसेस जो हमारा बचता था, आइसो तो नेक्स्ट रहेगा बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। तो सिंपल सी आपने एक बात और देखी थी कि इस dw को हम क्या कर देते थे? p डॉट dv में। यानी बेसिक यही है, अलग अलग फॉर्मेट में किसी में du की वैल्यू चेंज हो रही है, किसी में dw की, यही चीजें चेंज हो रही थी, उसके अलावा सारी सेम थी। तो यहां पे हम क्या देखते हैं? आइसोबारिक का मतलब क्या है? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसी के अंदर हम दो सब एग्जाम्पल बोल सकते हो, उनको डिस्कस करेंगे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रेशर क्या था यहां पे? कांस्टेंट। अब आप एक प्रोसेस को ध्यान से सोच के देखो। हमारे पास एक प्रोसेस आता है, अगर इसके मैं एग्जांपल्स का डिस्कशन कर लेता हूं। आइसोबारिक का एग्जांपल है बॉइलिंग। बॉइलिंग जब किसी भी चीज की करते हैं तो क्या होता है? जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होगा? बताओ। बॉइलिंग के अंदर क्या चीज चेंज होती है, क्या सेव रहती है? बॉइलिंग के अंदर जब कंप्लीट बॉयल हो चुका होता है, मास तो दूसरी फॉर्म में चला गया। बॉइलिंग होती है किसी भी, जब पानी उबलता है, पहले तो 100 डिग्री पे गया, पहले तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब टेम्परेचर 100 पे होने के बाद वो क्या करेगा? लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? उस प्रोसेस को हम क्या बोल लेंगे? वेपराइजेशन। तो दोनों इकट्ठे से हैं, बुक से पढ़ लेना, पर मैं प्रोसेस यहाँ पे क्या चेंज आएगा वो बताऊंगा। तो वॉल्यूम क्या रहेगी? चेंज होगी। प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहते हैं? तो इन बॉइलिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रहेंगे आपके? कांस्टेंट। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर ये तो हमने टेम्परेचर तो आइसोथर्मल में भी रहता है, रहता था या नहीं रहता था कांस्टेंट? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रोसेस में एक से ज्यादा चीजें कांस्टेंट कर दी जाए, तो दोनों प्रोसेस का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। उसको आइसोथर्मल भी बोल लोगे, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा वो? आइसोबारिक भी। कंबाइंड स्टेज हो जाएगी। यानी एक सिचुएशन कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके। अब आगे, जब बॉइलिंग होती है
तो स्टेज में कैसे फर्क पड़ता है? तो बॉइलिंग के अंदर क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहेंगी? प्रेशर और टेम्परेचर। ये चीजें कांस्टेंट होने के जस्ट बाद अगला कंसेप्ट क्या है, मैं डिस्कस इसलिए करना चाह रहा था कि बॉइलिंग क्या है, हम उसको गलत समझ लेते हैं। बॉइलिंग गर्म करना होता है या उबलना होता है? तो आपके दिमाग में ये सेंस नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, कहते हैं कि पानी गर्म कर दो, तो पानी को उस कंटेनर में डाला और गैस पे रख दिया बर्नर पे, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो वो बॉइलिंग नहीं है। पानी का टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता 100 डिग्री पे आ गया। अब 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वेपर के अंदर चेंज होना, ये प्रोसेस बॉइलिंग है। चीज समझ आई बॉइलिंग क्या होती है? टेम्परेचर राइज होना बॉइलिंग नहीं है। 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, वो क्या है? बॉइलिंग या वेपराइजेशन। वाटर के लिए उसको बॉइलिंग बोलते हैं, किसी दूसरे लिक्विड के लिए क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन। तो बॉइलिंग के साथ आप इसी टॉपिक का नाम वेपराइजेशन भी लिख सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी बॉइलिंग के अंदर या वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, या ये हर एक का अलग अलग होता है, ये नहीं कि सारे लिक्विड 100 डिग्री पे उबलेंगे, हर एक का अलग अलग होता है। वो आपने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा ना, जिस पॉइंट टेम्परेचर पे क्या होता है, वो स्टेट को चेंज करना शुरू करते। 100 डिग्री वाटर वेपर, या कोई दूसरा लिक्विड है तो नहीं, ओके चलो 100 डिग्री वेपर। क्लियर हो गया? ठीक। तो यहां पे जो हीट सप्लाई हुई, मैं वो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या वो लेटेंट हीट नहीं होगी? क्या होगी? लेटेंट हीट। एल लेटेंट हीट और एम जितना आपने सब्सटेंस ली है उसका मास। एम क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, और एल क्या है? लेटेंट हीट। मैंने डेफिनेशन पहले भी बताई थी, 7th यूनिट में इसको फिर से रिवाइज करवा देंगे। लेटेंट हीट क्या होती थी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। क्लियर हो गया? ठीक है। प्रेशर क्या है यहां पे? कांस्टेंट। और वॉल्यूम क्या होगी? चेंजेस। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? मान लिया वो कहां से कहां चली गई, वी इनिशियल से वी फाइनल, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ गए यहां तक? तो बस अब सीधा सा लिख दो, एच डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। नए फॉर्म में क्या था ये? पी डॉट डी वी, सॉरी ये यू आएगा यहां पे। तो डी यू कितना था? अभी लिखो फटाफट से, एम एल प्रेशर एज इट इज, और डीवी कितना है? ये देखो वी एफ माइनस। तो ये फॉर्म होती है हमारे पास फर्स्ट लो की बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर। यहां पे आपको दिख रहा होगा प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो ये भाई बाय मिस्टेक यहाँ पे एरर हो रखा है, इसको ठीक कर लेते हैं एक बारी। क्या चेंज कर दिया? डी यू, हाँ डी क्यू एम एल था, तो मैं पहले इस फॉर्मेट को यहां से चेंज करता हूं एक बारी। डी यू का फॉर्मूला निकालो, डी क्यू माइनस पी डी
V। और अब आप इसको हैंडल कर सकते हो, ये आपके पास निकल के आ गए। क्लियर है? कोई डाउट? विजन में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा, ठीक है। तो किसी तरीके का डाउट बेटा? चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है बी, मेल्टिंग प्रोसेस। अगला प्रोसेस कौन सा है? मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है? सब्सटेंस क्या हो जाएगी? सॉलिड ही तो मेल्ट होता है। सॉलिड किस में चेंज होता है? लिक्विड में, एट सेम टेम्परेचर। तो जब ऐसा होगा तो यहां पे भी क्या सेम रहता है? प्रेशर और टेम्परेचर सेम, बट वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम क्या होती है? चेंज। हमने मान लिया कितना चेंज हुआ? V इनिशियल से V फाइनल चली गई, तो डेल्टा V कितना आया? या आप इसको dV बोलना चाहो dV बोल सकते हो। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। बट ध्यान रखना यहां पे जो वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। हियर डेल्टा V इज वेरी स्मॉल, तो इसको नियरली जीरो के इक्वल ही ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? जीरो के इक्वल। और यहां पे आपको पता है जब स्टेट चेंज होगी तो डी क्यू कितना हो गया? M इंटू एल। तो फर्स्ट लॉ बताना बेटा क्या आ जाएगा? P डॉट डी वी। तो यहां से इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डी क्यू माइनस पी डॉट डी वी। डी क्यू कितना था? एम एल, और ये कितना था? जीरो। तो डी यू कितना आ गया? एम एल, और यहां कितना आया? एम एल डॉट पी डी वी। चीज समझ आ गई? तो अगर आपसे यहां से क्या क्या फर्स्ट लॉ की फॉर्म लिखने को बोले तो ये आ गया, इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए बोले तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलें आगे, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब अगली बात, टेम्परेचर यहां क्या है? कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होगी या पोटेंशियल फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो जो ये काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, ये इंटरनल एनर्जी आ रही है मेनली किसकी वजह से है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये वाली भी कौन सी है? मेनली इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर यहां कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी में, उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अगली एप्लीकेशन है बेटा, उसका नाम रहेगा फ्री एक्सपेंशन। नाम से ही पता चला गैस बिल्कुल फ्री एक्सपेंड कर रही है। और गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके थे, एक तो हीट सप्लाई करना और एक उस पर वर्क करना। यहां ना तो आप हीट सप्लाई कर रहे और ना ही क्या कर रहे? वर्क कर रहे। तो इन फ्री एक्सपेंशन के अंदर क्या रहता है? हीट सप्लाइड कितनी होगी? जीरो। तो हीट सप्लाई ही नहीं की तो चेंज इन हीट भी कितना हो गया? जीरो। और वर्क डन, वर्क डन कितना आएगा? जीरो।
तो चेंज इन W भी कितना आया, 0। एक पॉइंट आपसे शायद मेरे से छूट गया था एप्लीकेशन के पहले जब हमने पॉइंट डिस्कस करे। जब फर्स्ट लॉ की फॉर्म देखते हैं तो हमने फॉर्म बिल्कुल ये पढ़ी थी, यस और नो। ये हीट सप्लाई कर रहे हैं और वर्क निकल के आ रहा है। तो यहां से एक इस फर्स्ट लॉ ने एक क्वांटिटी को डिफाइन किया था जो हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन के इक्वल होती थी, और उस क्वांटिटी का पढ़ तो चुके हैं, पर उस क्वांटिटी का नाम क्या था, इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस क्वांटिटी को डिफाइन करता है, या इसने किस क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन दिया, तो उस क्वांटिटी का नाम क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी। और जीरोथ लॉ ने किसका दिया था, जीरोथ लॉ ने दिया था टेम्परेचर का। किसका दिया था, तो कर लोगे। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे तो ये हो जाएगा। वो फॉर्म मैंने यहाँ पे अप्लाई करी दी, ये इसके अंदर ही लिख लेना एच डी क्यू दिस। तो यहां से डी यू कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0, 0 होता है तो u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। किसी में चेंज 0 है मीन्स उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। तो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या रहेगी, फ्री एक्सपेंशन में कांस्टेंट। क्लियर। तो फ्री एक्सपेंशन की हमने बातें करी। अब फ्री एक्सपेंशन डेली लाइफ में करने की सोचें तो अगर कोई भी सिस्टम है, चाहे उसकी वॉल्स आइसोलेटेड ही क्यों ना है, तो भी अगर उसको हमने स्लो करवा तो सराउंडिंग से उसको हीट मिल जाएगी, तो हीट कांस्टेंट उसकी नहीं रहेगी। ठीक है। तो इस प्रोसेस को कैसे करवाया जाता है, बहुत फास्ट तरीके से करवाया जाता है। अब फास्ट करवाएंगे तो इसका जो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम 2 पॉइंट्स के बीच में आसानी से कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। कि जैसे आपने फ्री एक्सपेंशन करवा दिया, अभी मेजर करनी चाहिए और 2 सेकंड के बाद, तो हमें एग्जैक्ट शार्प वैल्यू नहीं पता चली, क्योंकि वो इतने फास्ट से चेंज होती है, उसका प्रेशर इतना तेजी से चेंज हो रहा होगा कि हम एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं लगा सकते। तो एक पॉइंट आप ये लिख लेना, फ्री एक्सपेंशन occur very fastly and in an uncontrolled way। किस वे में होता है, अनकंट्रोल्ड वे। सो वी कैन नॉट ड्रॉ PV डायग्राम फॉर इट। इसके लिए हम PV डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते टाइम अपनी बुक को भी पढ़ लेना। सॉरी। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ज़्यादा तो नहीं हो गया, बोर हो गए हो कहीं? हाँ भाई, हो गए तो हो गए, मैं तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट का वो कहाँ से लेके आऊँ। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, क्योंकि थिंकिंग कंसेप्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा अप्लाई करना, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो गए पढ़ो। और इतना भी मत होना कि ICU में पहुँच जाओ। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट में नहीं रहना, बस इंटेंशन में रहना है। तो नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट डेफिनेशन बोल सकते हो साइक्लिक प्रोसेस, और बस ये लास्ट टॉपिक करेंगे। देखो कितनी मुस्कान आ गई चेहरे पे। साइक्लिक और
नॉन साइक्लिक प्रोसेस। बस टॉपिक की साइकिल से चला देंगे फटाफट, ठीक है। अब साइकिल से मैंने वर्ड उठाया तो साइकिल जैसा ही कुछ कंसेप्ट है। अगर साइकिल के टायर पे आपने एक जगह स्टिकर लगा दिया तो आप देखो कुछ पर्टिकुलर टाइम में एक चक्कर लगा के स्टिकर वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है या नहीं आ जाता? आ जाता है। तो ऐसा ही एक प्रोसेस जो जहां से चला था, जो उसका शुरू में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था, जहां से चला वापस वहीं आ जाए, चाहे बीच में कहीं धक्के खा के आए, यानी कि बीच में उसका कंप्रेशन हुआ हो, उसका एक्सपेंशन हुआ हो, वो कंप्रेशन आइसोथर्मल रहा हो, एडियाबैटिक रहा हो, इस तरीके से जो एक्सपेंशन हुआ वो आइसोथर्मल रहा हो, एडियाबैटिक रहा हो, किसी भी तरीके का हो, बीच में कुछ भी हुआ हो, अगर शाम को फाइनली घर लौट आया तो उसको हम क्या कहेंगे? सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ ए प्रोसेस रिटर्न्स completely to its initial state after a number of processes, that is called cyclic process. तो डेफिनेशन लिखवा देते हैं। इफ ए प्रोसेस नहीं, ऐसे नहीं बेटा, प्रोसेस में कुछ सेंस से अलग चली गई। इट इज ए प्रोसेस, प्रोसेस थोड़ा ना लौटेगा, सिस्टम लौटेगा। इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेज या कंडीशंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, आफ्टर नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड एक्सपेंशंस एटसेट्रा, तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? जिसमें क्या आएगा? सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल कंडीशन, ठीक है, यानी इसमें गया तो गया, वापस नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया? अब साइक्लिक प्रोसेस में जब आपने ये पढ़ा, साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ बनाता हूं, यहां से चला ए से और एस से चला, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, तो इस पॉइंट पे के लिए वॉल्यूम क्या होगी? ये वाली, कम या ज्यादा? इसके लिए वॉल्यूम V1 है और इसके लिए वॉल्यूम V2 है। तो V1 कम है V2 से या ज्यादा है? ज्यादा। कौन कह रहा था? इधर वॉल्यूम दिखेगी ना, V1 क्या होगी? कम। तो ये क्या हुआ? वॉल्यूम कम होना, पहले ज्यादा थी, अब अच्छा V2 क्या होगा इसके कंपैरिजन में? V1 से देखो A स्टेज से B पे गया, A से कहाँ गया? B स्टेज पे। तो A से B स्टेज पे जब गया तो यहाँ वॉल्यूम V1 थी, फिर वॉल्यूम हो गई V2। अब V2 V1 से बड़ा है या कम है? बड़ा है। उधर वाली वैल्यू ग्राफ पे ज्यादा बड़ी होती है, तो वॉल्यूम बड़ी है, तो एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है? तो ये वाला ग्राफ कौन सा है? एक्सपेंशन करो। अब वापस साइक्लिक में क्या होगा? जहां से चला वापस उसी तरफ। तो यहां वॉल्यूम V2 थी, वापस किस में आ गया? V1 में। तो ये कैसा हुआ?
कंप्रेशन। तो यहां मैं दिखा देता हूं, वॉल्यूम V1 प्रेशर P1, वॉल्यूम V2 प्रेशर P2। आप वैसे भी देख सकते हो, इसका प्रेशर P1 है, पहले केस में प्रेशर ज्यादा है और बाद वाले केस में प्रेशर कम हो गया। तो ज्यादा से कम होना भी क्या करता है, गैस क्या हुई, एक्सपेंड। और कंप्रेशन में बाद वाला प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, जो वर्क डन होता है किसी भी ग्राफ का, मतलब किसी भी सिस्टम का, वो कैसे निकाल सकते हैं, एरिया कैलकुलेट करके। किससे, एरिया अंडर द ग्राफ। तो वर्क बोल दो, इस पे मैं एक सी पॉइंट मान लेता हूं, चलो सी ए ले लेते हैं, डी ए ले लेते हैं, इसको ई बोल देता हूं और इसको एफ बोल देता हूं। इसको क्या बोल लोगे, ई, और इसको एफ। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन में आप क्या करते हो, चलो मुझे ये बात बताओ, एयर नेट वर्क डन किसके बराबर आएगा, W A टू B, और वापिस में एक दूसरा क्या, B टू A से B जाने का और B से A जाने का। क्लियर है। अब A से B जब गया, आपने क्या किया, उसको एक्सपेंड किया है, कंप्रेस किया है, एक्सपेंड है। तो हम दो कंप्रेस करते हैं, एक्सपेंड तो क्या होगा, खुद नहीं होगा। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। कंप्रेशन का वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां आप एक पॉइंट लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। उसके ग्राफ के नीचे कितना एरिया बना है, तो इस वाले के नीचे देखना, पहले ऊपर वाले के ए ई बी सी डी ए, यानी ये शेप बनी है, तो उसके नीचे का पूरा एरिया। क्लियर है। तो कितना आएगा, एरिया ए ई बी, यहां क्या है सी, और यहां क्या है डी, और वापस ए तक। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, एक्सपेंशन का क्या बताया था, पॉजिटिव। एक्सपेंशन का क्या बताया था, पॉजिटिव, क्योंकि यहां सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, खुद एक्सपेंड हो रहा है, और कंप्रेशन में हमें वर्क करना पड़ता था। तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, दूसरे वाले का, इस नीचे वाले का, नीचे वाले का ये नहीं बचा, ए ई सॉरी बी एफ सी डी। तो ए एफ बी सी डी ए, दूसरे वाले का कितना है, ए एफ बी सी डी ए। ये पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, नेगेटिव ले। तो भाई इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया लेस करोगे तो इतने पोर्शन का एरिया नहीं बच गया, तो दैट विल बी इक्वल टू, और कौन सा ज्यादा था, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। तो पॉजिटिव ए ई बी एफ ए इस एरिया के बराबर आ गया। यानी कि एक साइक्लिक लूप नहीं बन गई। लूप क्या होता है, घेरा। लूप क्या होता है, घेरा। आप कहोगे जी घेरा तो गोल होता है, जरूरी नहीं गोल हो। ठीक है, तो इस लूप के एरिया का क्या हो गया, बराबर आ गया। कोई डाउट, तो एक बार फटाफट इसको नोट करो, फिर जल्दी से बैटरी भी जाने। तो इसमें और देखते हैं बेटा, नॉन साइक्लिक में क्या पढ़ा था कि जो एरिया होता है, यहां पे भी एरिया से ही निकलेगा वर्क डन, पर इसमें जो ग्राफ है हमारा, जो सिस्टम है, वो ए से चल के बी पे जाके रुक जाता है। क्या हो जाएगा, बी पे जाके रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा। बस इतना हो गया। तो यहां पे जो वर्क निकाल लोगे वो कैसे निकाल लोगे,
टोटल वर्क ए टू बी के इक्वल होगा, कितना आता है, इसके नीचे का जो ये एरिया आएगा अंडर पीवी ग्राफ, तो ये कर लोगे अच्छे से। तो उसमें सीधा है, उसमें जाने वाले से वापस आने वाले ने कैंसिल आउट करके बीच बीच का बचा था। क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर लास्ट वाले में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये कैसा ऑर्डर था, साइक्लिक। क्लॉकवाइज है तो एरिया कैसा आया, पॉजिटिव। और अगर वर्क आपने जो पाथ ट्रेवल किया होता ऐसे चल के ऐसे आते तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये 1 मार्क्स में कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसी एग्जाम वगैरह में। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडियाबैटिक, सॉरी वो तो पहले कर ही लिया था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी 1-2 एप्लीकेशन और बच गई, मेयर फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या थी, उसके बाद आएगा सेकंड लॉ। ठीक है, तब तक के लिए क्लास खत्म करते हैं।